चलो बताओ इसमें क्या करना है। सभी को पूरा करो। ये तो समझ रहे हो ना, कार्बोकेटायन बनेगा तो 6 मेंबर्ड का ना तो रिंग एक्सपेंशन होता है ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये H माइनस शिफ्ट के बाद टर्शरी हो जाएगा, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी और ये हो जाएगा आयोडाइड। इसमें हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन फॉलोड बाय H माइनस शिफ्ट। ठीक है ना? इसमें बताओ, बोलो, प्लस माइनस मिक्सचर बन जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखो यार, ये तो पर्याप्त रूप से बड़ा है। थोड़ा इधर आ जा और इधर आ जा या इधर बैठ जा, यहाँ खूब सारी जगह है। ल्यूकस रिएक्शन या ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। आपको याद होगा पीयूसी में पढ़ा रखा है मैंने ल्यूकस टेस्ट। जो ल्यूकस रिएजेंट है जिसको हम LR बोलते हैं वो है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिएक्शन ये है कि अगर मान लो हमने ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाया तो ये RCl बन जाएगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा सॉल्यूशन होता है और ये टर्बिड सॉल्यूशन होता है। टर्बिड मतलब इसमें क्लाउडीनेस होती है। ठीक है ना? कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा हुआ क्लाउडीनेस। ठीक है? ये टर्बिडिटी इंस्टेंट हो गई तो इसको टर्शरी एल्कोहल बोलते हैं। मतलब ये एल्कोहल की डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट है। ठीक है ना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है ना? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट ये है कि किसी एल्कोहल में अगर हमने ल्यूकस रिएजेंट डाला तो उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी और ये टर्बिडिटी अगर इंस्टेंट होगी तो इसका मतलब टर्शरी एल्कोहल है। अगर ये टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बीच में आई तो सेकेंडरी एल्कोहल है और 30 मिनट्स के बाद आई तो प्राइमरी एल्कोहल है। तो पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म। होता ये है कि जो एल्कोहल का लोन पेयर है वो ZnCl2 जो कि एक लुईस एसिड है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इस पर अटैक करता है। तो अटैक करने से ये OH जो है ना वो O+H बन जाता है और ZnCl2 माइनस बन जाता है। बात समझ में आ गई? अब यहां से ये O+ निकलता है तो कार्बोकेटायन बन जाता है और साथ में ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। ठीक है? इस कार्बोकेटायन पर HCl का Cl जो है ना वो SN1 जैसा अटैक करता है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यही इंटरमीडिएट है, इसका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है और Cl माइनस अटैक करता है और RCl बनवाता है। ठीक है ना? इसमें अगर ये टर्शरी एल्कोहल हुआ तो ल्यूकस रिएजेंट डालने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंस्टेंट टर्बिड हो जाएगा। इंस्टेंट टर्बिडिटी हो जाती है, यानी तुरंत ही उसमें प्रेसिपिटेट आ जाएगा और सॉल्यूशन की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी अगर टर्शरी एल्कोहल हुआ तो। अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल हुआ
तो ल्यूकस रिएजेंट डालने पर टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बीच में आती है। टर्बिडिटी बिटवीन 5 to 10 मिनट्स। और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स। So this is the reaction by which primary, secondary, tertiary alcohols can be distinguished, ठीक है ना, by Lucas reagent। ये बात समझ में आ गई? क्लियर होगी सभी को बात? देखो यहां पर concentrated HCl is very less dissociated. Concentrated HCl is very less dissociated, so H plus is not available. That's why H plus is not available. That's why we take the assistance of ZnCl2, ब्रैकेट में लिखना लुईस एसिड। We take the assistance of ZnCl2, ब्रैकेट में लिख देना और लुईस एसिड, La लिख दोगे तो भी चलेगा, और लुईस एसिड टू रिमूव OH, टू रिमूव OH ग्रुप। ठीक है ना, फुल स्टॉप के बाद लिख लो। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एनहाइड्रस कंडीशन। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एनहाइड्रस कंडीशन as H2O if present, as H2O if present will behave like a competitor nucleophile. H2O if present, H2O if present will behave like a competitor nucleophile and send the reaction back. And send the reaction back. बात समझ में आ गई? अगर H2O प्रेजेंट रहा तो वो खुद ही कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और रिएक्शन को स्लो भी करेगा, और जैसे ही R+ बनेगा तो H2O भी वहां अटैक करके इसको वापस अल्कोहल बनाना शुरू करेगा। ठीक है ना, इसलिए हमें डाइल्यूट HCl नहीं लेना है। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन और है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों देता है, यानी कि जल्दी से रिएक्शन क्यों करता है? क्योंकि उसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। यही तो बात है ना कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। तो लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। ऑल्दो बेंजाइल अल्कोहल, फॉर्मूला है PHCH2OH। ऑल्दो बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल benzyl alcohol and allyl alcohol are primary, but they give instant turbidity with LR. Although benzyl alcohol and allyl alcohol are primary, but they give instant turbidity with LR. Why? हाँ, क्यों? रीजन बताओ क्या है? रीजन ये है कि ये कार्बोकेटायन और ये वाला कार्बोकेटायन दोनों बड़ा ही स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, कौन सी स्टेबिलिटी है इसमें? स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना, तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल है। स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन, स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। अगर मैं यहां पर कुछ अल्कोहल्स लिखूं और उसमें LR डाला जाए तो टर्बिडिटी इंस्टेंट होगी, 5 से 10 मिनट के बीच में होगी या 30 मिनट्स के बाद होगी? आप बता सकते हो क्या? चलो मैं यहां पर एक अल्कोहल बनाऊंगा और टर्बिडिटी के बारे में आपको बताना है। बोलो। इंस्टेंट होगी टर्बिडिटी इसमें, रीजन बोलो। टर्शरी, इसमें बोलो इंस्टेंट, इसमें बोलो नो रिएक्शन।
फिनॉल ये रिएक्शंस नहीं करते ना, ल्यूकस वाली बात समझ में आई? इसमें बोलो बोलो इंस्टेंट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ ना। बताना इसमें, जल्दी जल्दी बता दो। 30 मिनट्स के बाद, इसमें 5 to 10 मिनट्स, ठीक है ना? क्या फंडा है बताओ? जो टर्स ल्यूकस रिएजेंट डाला जा रहा है, ठीक है ना? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पहले में 5 to 10, दूसरे में इंस्टेंट, तीसरे में आफ्टर 30 मिनट्स। इसमें इंस्टेंट क्यों? एरोमेटिक। इसमें नो रिएक्शन क्यों? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें बोलो रीजन बताओ। इंस्टेंट, इसमें रीजन बताओ। सीपीए। समझ में आ गई बात? बताओ इसमें इंस्टेंट, इसमें इंस्टेंट, इसमें इंस्टेंट, इसमें टर्शरी है ना। इसमें 5 to 10 मिनट्स क्यों? सेकेंडरी। कर दोगे अभी? में रीअरेंजमेंट वाला जो पार्ट है, क्या वो रेट को डिटरमाइन करता है? नहीं करता। अब मान लो एक कार्बोकेटायन बना है जो प्राइमरी है, ठीक है ना? मान लो एक कार्बोकेटायन बना है जो प्राइमरी है, लेकिन वो रीअरेंजमेंट कर करके टर्शरी भी हो सकता है बाद में। तो इस प्राइमरी के बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और इस वाले रीअरेंजमेंट में बहुत कम टाइम लगा। मान लो इसमें लगे 2 सेकंड, इसमें लगे 10⁻12 सेकंड। तो आप क्या कहोगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? यही वाला है ना? बात समझ में आई? अब अगर हम टर्बिडिटी केवल इसी बात पे चेक कर रहे हैं कि जल्दी से हुई या बाद में हुई, तो वो कौन डिसाइड करेगा? इसका फॉर्मेशन ही तो डिसाइड करेगा ना। मान लो Cl यहां नहीं लग के यहां लगा है, OH यहां लगा हुआ था और Cl यहां लगा, उसे फर्क क्या पड़ा? Cl कहीं भी लगा दोगे टर्बिडिटी तो आनी है। वो टर्बिडिटी कितनी जल्दी से आई या कितनी देर में आई, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है? ईथर्स, SN1 ऑफ ईथर्स। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले ही बताने जा रहा हूं। ईथर में 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन कम से कम एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी हो, अगर इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स में से कम एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी हो, तभी SN1 संभव है। मान लो ईथर ऐसा है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप टर्शरी नहीं है, SN1 नहीं हो सकती, तब
SN2 हो सकती है। ध्यान से सुन लें, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर एक एक एल्काइल ग्रुप लगाया जाता है। वो दोनों एल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। SN1 तभी होगी ईथर में जब एक एल्काइल ग्रुप कम से कम टर्शरी हो, या फिर वो टर्शरी के जैसा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो। बात समझ में आ रही है? तभी SN1 संभव है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल के लिए जरा पहले बोर्ड की ओर देखें, फिर लिखेंगे, बाद में लिखना। अगर एल्कोहल हमने इस तरह का ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है ना? बात समझ में आई? और इसकी रिएक्शन हमने HX से करवा दी। ईथर्स आर हाईली इनर्ट। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट इन न्यूट्रल मीडियम एंड बेसिक मीडियम। They do not react with oxidizing agent, reducing agent or acid or base, strong base, but in acidic medium they react. सर सभी केमिकल कंपाउंड्स में अल्केन्स और ईथर्स हाईली इनर्ट मटेरियल हैं। अल्केन इतना इनर्ट है कि वो एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज में उसको पैराफिन्स कहा गया। पैराफिन की इंग्लिश मीनिंग है इनर्ट, नॉट रिएक्टिव। अल्केन्स की रिएक्शन केवल एक ही कंडीशन में होती है कि उसे आप 500 डिग्री तक गर्म कर दें तो फ्री रेडिकल में टूट जाए और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा ले। ईथर और अल्केन दोनों ही इनर्ट है, लेकिन ईथर और अल्केन को डिस्टिंग्विश इसी तरीके से किया जाता है कि एसिडिक मीडियम में ये ईथर रिएक्शन कर सकता है। कैसे करेगा ये रिएक्शन? प्रोटोनेशन करके। आपको तो पता है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोनेशन कर लेता है। प्रोटोनेशन करने से ये बन जाएगा OH+, ठीक है ना? ये ऑक्सोनियम आयन है। अब इस O+ को निकलना है। O+ और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटने वाला है, और जिस तरफ से कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। यू सजेस्ट विच बॉन्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड शुड बी ब्रोकन। लेफ्ट साइड बिकॉज दिस कार्बन इज मोर कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग द पॉजिटिव चार्ज वेल, बिकॉज इट टर्शरी, तो ये टूट जाता है। यही SN1 रिएक्शन है, यही SN1 है। ऑक्सोनियम आयन में SN1 रिएक्शन होती है, क्योंकि ये तो फास्ट स्टेप है, ठीक है ना? इसमें ये निकल गया और कार्बोकेटायन बन गया। इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट वगैरह सब हो सकता है, ठीक है ना? ये कार्बोकेटायन रीअरेंज भी हो सकता है, और उसके अलावा ये लिविंग ग्रुप निकल कर चला गया। ये इथेनॉल इज द लिविंग ग्रुप। अब इसमें आएगा X- जो फास्ट स्टेप में आएगा, ठीक है ना? ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, और X- आकर ऐसे रिएक्शन कर लेगा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने देखा कि अगर ईथर SN1 करने के लायक है, अगर ईथर SN1 करने के लायक है, तो रिएजेंट का HX का निगेटिव वाला हिस्सा टर्शरी वाले साइड में आएगा। क्यों? और रीअरेंजमेंट होना है तो वो भी हो जाएगा। SN1 करने के लायक है तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कौन सा ईथर SN1 कर सकता है और कौन सा ईथर SN1 नहीं कर सकता, ये डिसाइड करना अपना काम है। कैसे डिसाइड करोगे कि कोई ईथर SN1 कर रहा है? उसका कम से कम एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी हो, या फिर वो ऐसा हो जो टर्शरी के जैसा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। एक और बात लिख देता हूं यहां पर कि अगर मान लो ये जो HX है, ये आपने एक्सेस में ले लिया, HX एक्सेस में ले लिया, तो दोनों ओर X लग जाएगा बारी बारी से। यहां X लग जाएगा और यहां OH हो जाएगा। ये OH HX से वापस रिएक्शन करके X लगा देगा। तो आइडिया ये है कि अगर आपने हाइड्रोजन हेलोजन एसिड को एक्सेस में ले लिया है, तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स पर X ही लगना है बाद में। जनरली रिएक्शन HI से होती है और कभी HBr से भी हो जाती है। मैं यहां पर कुछ ईथर्स लिखूंगा, आपको पहचानना होगा कि वो ईथर SN1 कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर SN1 कर सकता है तो आपको उसमें HI में I किधर लगाना ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तब तक मैं सीखा, तब तक ये मामला कंप्लीट नहीं है, लेकिन चलो जरा करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करें भाई, बताओ SN1 होगा या नहीं होगा? I किधर लगेगा, लेफ्ट में या राइट में? तो I ऐसे लिख दूं क्या? I ऐसे लिख दूं, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, यहां I लग जाएगा और ये हो जाएगा CH3OH। यही तो? क्यों बाबा जी? इसके लिए क्या कहते हो?
SN1 होगी या नहीं होगी? क्यों? क्या ये कार्बोकेटायन टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल है? SN1 हो जाएगी। आई किधर लगेगा? लेफ्ट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, HBr लेकर किया था उन्होंने कहा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, दो मतलब पेयर में प्रोडक्ट्स बनाए गए थे ऑप्शंस में। बताओ भाई, विल SN1 टेक प्लेस और नॉट? HI किधर लग जाएगा? आई किधर लग जाएगा? राइट में, क्यों बेटा? SN1 होगी, आई किधर लगाओगे? बोलो कपिल बेटा, देख इधर, जल्दी जल्दी कर लो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इट्स ए क्वेश्चन फॉर यू। बोलो SN1 होगी या नहीं होगी? आई किधर लगाऊं? ओ से राइट में या ओ के लेफ्ट में? वेरी गुड। अगर आई इधर लगाओगे तो इधर टर्शरी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, क्या इसमें SN1 पॉसिबल है? बोलो क्यों पॉसिबल है? बोलो। ये CPM है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है ये, ठीक है ना। SN1 होगी और इसमें आई जो है वो लेफ्ट में लग जाएगा, क्यों बेटा? क्योंकि जो कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है वो एरोमेटिक है, समझ जाओगे। बताओ पहले वाले केस में रिएक्शन होगी क्या? नहीं। इसमें होगी। आई किधर लगेगा? लेफ्ट में, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ ब्रिजेट है इसलिए राइट में लग जाएगा, टर्शरी है। बोलो नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? ब्रिजेट पर SN1 भी नहीं होता और SN2 भी नहीं होता, इसलिए इसमें SN2 का भी चांस नहीं। बात समझ में आ गई? कर दोगे अभी? बोलो SN1 होगी क्या? आई किधर लगेगा? 5 मेंबर पर या 7 मेंबर पर? 5 मेंबर पर क्यों नहीं? क्योंकि वहां कार्बोडाइन नहीं बन सकता है एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से। बात समझ में आ गई? तो ये ऐसे लगेगा, क्यों? समझ में आ रही बात? SN1 हो जाएगी। आई किधर लगेगा? राइट में। बताओ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर।
ठीक है ना। जैसे मान लो बेटे हमने यहां पर O ले लिया और यहां पर ले लेता हूं H+ और साथ में H2O 18 ले लेता हूं। मतलब जो वाटर का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप है, ठीक है ना। ईथर में जो ऑक्सीजन है वो O16 है और वाटर में जो है O18 है। ये बताने के लिए कि वाटर ने किस पर अटैक किया होगा, किस रिंग के ऊपर, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो बोलो, पहले तो H+ आ जाएगा, फिर बॉन्ड किधर से टूटेगा, 3 मेंबर्ड रिंग के साइड से या 5 मेंबर्ड रिंग? तो 3 मेंबर्ड रिंग पर ही प्लस चार्ज आएगा, तो ये H2O18 वहीं अटैक करेगा, क्यों बेटा? तो ये बन जाएगा। और 5 मेंबर्ड रिंग पर ईथर की ओरिजिनल ऑक्सीजन रह जाएगी, ठीक है ना। पहचान लोगे अभी? चलो जरा करो। H+ और H2O18 ले लिया। बताओ OH18 किस पर आएगा, 7 मेंबर पर या 5 मेंबर? ठीक है। बोलो, OH18 के 2 मोल किस पर आएंगे? 4, क्योंकि यही एरोमेटिक कार्बोकेटायन बनाने वाला है। ठीक है। उससे इस बार H2O18 नहीं लिया है मैंने। अगर कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इधर की ओर, ये टर्शरी है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ OH लग जाएगा। और टर्शरी नहीं भी है तो क्या हुआ, दूसरे वाले ऑक्सीजन से +M तो मिल रहा है, तो पहले तो यहाँ OH आएगा, इधर ये टूट जाएगा तो इधर OH आएगा। समझ रहे हो ना। तो क्या सिचुएशन क्या होगी जरा बताओ। सिचुएशन ये होगी कि एक OH तो यहाँ हो गया, 2 OH यहाँ हो गए, क्यों, और एक OH यहाँ हो गया, यही तो हुआ ना। एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं और यहां से H2O निकल के फाइनली ये बन जाएगा। मुझे बताओ, अगर पहले ऑक्सीनियम आयन बन गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा और OH यहां बन जाएगा। उस प्लस चार्ज पर H2O अटैक करके OH बना लेगा। दूसरी बार इधर से ऑक्सीनियम आयन टूटेगा तो प्लस चार्ज यहां बनेगा, जहां पर OH है, +M की स्टेबिलिटी मिल रही है, इधर OH बन जाएगा, इधर एक प्लस चार्ज बन जाएगा और इस पर एक और OH आ जाएगा। तो बीच वाले कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH हो तो वो अनस्टेबल सिचुएशन होती है, एक H2O निकल जाता है उसमें से। तो इस तरह की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ईथर की, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ऐसा हाइड्रोलिसिस करवाएं, अगर हम ऐसी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो बोलो क्या होगा। अगर H+ आता है तो किसी एक तरफ तो OH आएगा, दोनों तरफ OH ही आने, क्यों, दोनों तरफ OH ही तो आना है ना, क्यों बेटा, दोनों तरफ OH आएगा। अब दोनों तरफ OH आएगा तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा। जैसे इसको देख लो, इसको भी कर लो टर्शरी, तो ये टर्शरी हो जाएगा। पहले उधर OH आ जाएगा, इधर भी OH, तो भी हो जाता, तब हमें थोड़ा सा H2O की जगह OH- लेना पड़ता ताकि वो SN2 अटैक मार दे। अभी तो कार्बोकेटायन बन जाएगा ना आसानी से। पहले अगर नहीं बनता तो SN2 से बन जाता, तब हमें H2O की जगह कोई स्ट्रॉन्ग OH- लेना पड़ता। SN2 करेंगे अभी तो बता दूंगा। बात समझ में आई क्या?
अब बताओ, बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH बन जाएगा, यहां से आके इधर भी OH बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा बोलो? इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो टॉटो के बाद ये बन जाएगा। इनॉल तो टॉटो के बाद कीटो बनता है ना भाई। This is bimolecular nucleophilic substitution of second order for Rx. बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर RX, एल्काइल हैलाइड के लिए। जरा देखो, एक कार्बन है, इस पर एक R है, एक H है और एक ड्यूटेरियम है, और मान लेते हैं एक X लगा हुआ है यहां पर। sp3 कार्बन है तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी यहां पर, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहीं से पोलराइजेशन करना शुरू करता है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बैक लोब पर पोलराइज करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में एक ही स्टेप की ये रिएक्शन है। ऐसे में क्या होता है, ये जो बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर जो सॉलिड बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो तो बिल्कुल प्लेनर हो जाते हैं। ये अभी sp3 है, एक p इसमें से अनहाइब्रिड हो जाती है और ये कार्बन sp2 रह जाता है। एक p जो अनहाइब्रिड होती है उसमें फ्रंट साइड से लीविंग ग्रुप लगा हुआ है जो लीव करने की टेंडेंसी रखता है और उसी के बैक लोब पर आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। इट इज हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, इट इज हैविंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट which has pentavalent sp2 carbon and the shape of this transition state is trigonal bipyramidal। ठीक है ना, sp2 pentavalent carbon, ठीक है ना, shape is trigonal bipyramidal। बात समझ में आई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। ये एक हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। एक sp3 हाइब्रिडेशन में से एक p अनहाइब्रिड होकर ऐसे आ गया और उस P के दोनों लोब पर बॉन्ड बन गए। ये ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है। एंड लिविंग ग्रुप इज हैविंग टेंडेंसी टू लीव एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्मिंग द बॉन्ड। इस तरह की रिएक्शन जो इस फैशन में रिएक्शन होती है उसको कॉन्सर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। कॉन्सर्टेड का मतलब होता है, कॉन्सर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड formation of bonds। This is called concerted reaction। हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कॉन्सर्टेड फैशन में हो रही है तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एक बॉन्ड की ब्रेकिंग और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियस है। बात समझ में आ रही है? और रिएक्शन इस तरह से जाती है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करके और यहां आ जाता है और टोटल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। Inversion of configuration takes place। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन होता है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसी शेप हो जाती है। आप देखें जरा, ये दे पेंसिल भी दे बेटा। मान लो ये लिविंग ग्रुप है, ये R है और ये H है, ये D है। H इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, दिस इज R। ठीक है ना, ये लिविंग ग्रुप है जो लीव करके जाने वाला है। एक न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, बैक अटैक कर रहा है। देखो
ये sp3 कार्बन है, इस पर ये सिचुएशन टेट्राहेड्रल है, सब कुछ टेट्राहेड्रल जैसा 109 डिग्री 28 मिनट पर। मान लो ये एक अम्ब्रेला है ऐसा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा। जब ये बैक अटैक करता है तो ये जो ये जो पोर्शन है ना, ये सब प्लेनर हो जाता है ऐसा। ये देख रहे हो क्या, कैन यू विजुअलाइज? ये प्लेनर हो गया, प्लेनर ट्राइगोनल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तब ये सब जो है ऐसे आ गया। ठीक है, तो हो गया इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसा हो गया। तो ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला, ये टर्म भी SN2 के लिए यूज किया जाता है, या इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी यूज किया जाता है। ध्यान रहे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुआ है, यानी ये कंपाउंड अगर प्लस है, मतलब अगर ये इस कंपाउंड में से X जिस डायरेक्शन से निकला है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन से आया, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन तो हुआ, लेकिन इसके ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर ये प्लस है तो ये जरूरी नहीं कि प्लस है या माइनस हो, बिकॉज प्रोडक्ट इज एन एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड, इट इज नॉट रिलेटेड विद द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज एन एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। अगर हमें रिएक्टेंट के ऑप्टिकल रोटेशन की जानकारी भी है तो हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों? RS बता सकते हैं, क्योंकि RS तो हम फिशर प्रोडक्शन से निकाल लेते हैं, तो RS बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन्वर्जन होगा। वाई इन्वर्जन? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लिविंग ग्रुप। बात समझ में आ गई? क्यों ये अपोजिट साइड से ही अटैक करता है? क्या इसको लिविंग ग्रुप सामने से आने नहीं देता, रिपल्शन करता है? नहीं, इसको उसी p ऑर्बिटल के बैक लोब पर बॉन्ड बनाना है ट्रांजिशन स्टेट में, जिसके फ्रंट लोब में लिविंग ग्रुप अटैच्ड था और वो निकल के जा रहा था। ये रिएक्शन एक कॉन्सर्टेड फैशन की रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सर्टेड फैशन? साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? लिविंग ग्रुप ने बॉन्ड को तोड़ा है और उसी समय न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड को बनाया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? विल रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन दिस? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन SN1 से भी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है? लिविंग ग्रुप को निकालना है और उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल को चिपकाना है। क्लियर हो गई बात? मुझे जरा एक बात बताओ, कैसा न्यूक्लियोफाइल SN2 को करवाने में ज्यादा सुटेबल है, स्ट्रॉन्ग या वीक? क्यों स्ट्रॉन्ग? ताकि वो बैक साइड से अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे। बात समझ में आ रही? अगर वीक होगा तो लिविंग ग्रुप को लीव करने का मौका देगा, बाबूजी निकल जाओ, प्लस चार्ज बन जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, तब मैं आता हूं। ये स्ट्रॉन्ग वाले नहीं मौका देते। हाँ, ये पोलराइजेबिलिटी से अटैक कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गया? इसके की पॉइंट्स लिखेंगे, आप इसको नोट कर लो जरा। SN2 इज इजी एज आई होप आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू कि आप ट्यूसडे को आपको NCERT ले आना है। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या है इस रिएक्शन की? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, which is equal to K into concentration of alkyl halide and nucleophile, whereas K is raised constant. Order of the reaction is 2. And what is the molecularity of reaction? Molecularity of reaction is 2. ठीक है ना? अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इसमें टोटल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। टोटल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है ना? नोट करो। अगर हम इसका P डायग्राम बनाएं, थोड़ा फोकस रहो बेटे, चलो पे अटेंशन। इधर की ओर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर की ओर है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम P डायग्राम बनाएं तो ये रिएक्शन सिंगल पीक से होकर निकलती। ठीक है ना? आपने SN1 का अगर आपको याद हो तो डबल पीक बनाया था। ठीक है, जब भी कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाती है तो डबल पीक वाला डायग्राम बनता है, और जब कभी कोई रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाती है तो सिंगल पीक वाला रिएक्शन बनता है। यहां पर है RX और न्यूक्लियोफाइल, यहां पर है ट्रांजिशन स्टेट, और ये है प्रोडक्ट। ठीक है ना? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी SN1 की अपेक्षा ज्यादा है इसमें। जरा एक बात लिख लेते हैं काइनेटिक्स के बारे में। अगर मैं SN1 की बात करूं, RX और न्यूक्लियोफाइल, और मान लो SN1 रिएक्शन हो रही है जिसमें RNU बनता है,
और X माइनस निकल जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इनका कॉन्सेंट्रेशन देखें तो बताओ जरा, अगर ये 1 हो ये 1 हो तो रेट भी मान लो R है, मान लो से द रेट ऑफ रिएक्शन इज R। आपको याद है ना SN1 में रेट केवल किस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, RH से, और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो इसको डबल करूं, इसको 1 रखूं तो रेट कितना 2R, ठीक है ना। अगर इसको मैं एक ही रखूं, इसको डबल करूं तो रेट कितना R, समझ गए क्या। इसको हाफ करूं, इसको 1 रखूं तो रेट कितना, इसको 1 रखूं, इसको हाफ करूं तो R, दोनों को हाफ कर दूं तो R/2। सिचुएशन चेंज, RH है, न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है RaNu प्लस X माइनस। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं 1 पर, लेट द रेट ऑफ रिएक्शन बी R, से इट इज R। बताओ, इसको डबल किया, इसको 1 रखा 2R, इसको 1 रखा, इसको डबल किया 2R, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, इसको हाफ किया, इसको 1 रखा R/2, इसको 1 रखा, इसको हाफ किया R/2, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। दोनों को हाफ किया R/2, समझ गए। क्वेश्चन समझ में आया क्या। क्वेश्चन ये है कि SN1 में केवल एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर ही रेट डिपेंड करता है। डबल करोगे, हाफ करोगे, 4 टाइम करोगे तो उसी हिसाब से R बदल जाएगा। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 में रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं।